जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सी आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सी आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी। आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ना अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम जो सर्विसेज पढ़ रहे हैं उनमें से ये जो सर्विसेज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो अभी CGST एक्ट और SGST एक्ट दोनों में कवर होती है। इंटर स्टेट सप्लाई है, सॉरी SGST नहीं, CGST एक्ट एंड IGST एक्ट दोनों में कवर होती है। इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST एक्ट में कवर होगी और इंट्रा है तो CGST एक्ट में कवर होगी है, बट प्रोविजन सब सेम ही है। तो मैं CGST एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। 16 के करीब एक्टिविटीज़ ऐसी है, 16 के करीब सर्विसेज ऐसी है बराबर, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आती है, जो CGST एक्ट और IGST एक्ट दोनों में कवर होंगे। किसमें? CGST और IGST दोनों में कवर होगी। 16 से है ज़्यादा ही, बट सीरियल नंबर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जैसे इसमें फिर 5A 5B ऐसा भी रहेगा आपके, तो वो ज़्यादा हो जाती है। और 2 सर्विसेज ऐसी होगी जो सिर्फ IGST एक्ट में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगी। तो RCM अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बेटा। सबसे पहली सर्विसेज है हमारी GTA की। सर्विस प्रोवाइडेड बाई GTA who has not paid GST at the rate of 12% in respect of transportation of goods by road to specified person। चलो आओ, ना इधर देखना बेटा। सप्लायर जो है वो एक GT है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सप्लायर कौन है? एक GT है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, और ये कौन है? जो GST रेट जिसकी 12% नहीं है, 12% नहीं है। तो आगे हम देख लेंगे, एक बार मैं बताऊंगा क्यों 12% नहीं है। क्योंकि GT में 2 रेट चलती है, 5% और 12%। तो आपको क्या देखना, RCM कब लगता है? जब सप्लायर जो है वो GT है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो समझो GTA क्या होता है। ये ट्रक दिख रहा है। अब इन ट्रक को अगर आप देखोगे तो इनके जो ट्रोले होते हैं, पीछे जो ट्रोलर लगा रहता है, ट्रोला, उस पर लिखा रहता है AIP ऑल इंडिया परमिट, या किसी पे लिखा रहता है NP नेशनल परमिट। इनको पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाने का राइट रहता है। ये कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? कंसाइनमेंट नोट। इनको GTA बोला जाता है। ये GTA होता है। अब जैसे हर कोई ट्रांसपोर्टर GTA नहीं होगा बेटा, हर कोई ट्रांसपोर्टर GTA की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। जैसे मान लो ये छोटा हाथी ACES आता ना, एडवर्टीजमेंट, एस कंपनी का छोटा हाथी बराबर है, जो एक छोटा सा टेम्पो होता है, ये छोटा सा टेम्पो, ये जो है इसके थ्रू मैं अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करूँ तो मैं GTA हूँ, ये जरूरी नहीं है बराबर है। GTA के लिए क्या जरूरी होता है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसी को बोला जाता है जो ऑल इंडिया परमिट रखता है, इंडिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में किसी भी स्टेट में जाकर के सप्लाई कर सकता है, बराबर है। तो सर हमको एग्जाम में कैसे पता लगेगा? एग्जाम में अगर क्वेश्चन में अभी तक तो ऐसा ही हुआ कि आज तक लिख करके देते कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो ही उसको GTA मानना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट या लिख दे कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है वो सप्लायर कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। क्या? कंसाइनमेंट नोट। ओके, तो कंसाइनमेंट नोट जो इशू करता है वो GTA होता है। अब सप्लायर तो GTA हो गया, अब रिसिपिएंट कौन हो सकता है? तो इधर देखो, ये ट्रक है, ये सप्लायर है, नीचे देखो GTA लिखा हुआ है। अब रिसिपिएंट कौन कौन हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। आओ इधर, पहला केस, रिसिपिएंट हो सकती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल एजेंसीज बराबर, गवर्नमेंटल एजेंसीज,
अब ये जो लोग होते हैं ना, गवर्नमेंटल एजेंसीज या स्पेसिफाइड पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, मालूम है आपको सर टीडीएस डिडक्ट करते हैं? यस। एक चीज़ याद रखना, आप टीडीएस चैप्टर आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट, उसको अगर आप कोई सर्विस दोगे या गवर्नमेंट एजेंसी को कोई सर्विस दोगे या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को कोई सर्विस दोगे या कोई गुड्स सप्लाई करोगे, सर्विस या गुड्स कुछ भी, तो जैसे मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट हूँ या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट हूँ या गवर्नमेंटल एजेंसीज हूँ या स्पेसिफाइड पर्सन हूँ, बराबर है, जो नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट है, और आपने मुझे कोई सर्विस दी या मुझे कोई गुड्स दिया और उसकी वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा है, तो जब भी मैं आपको पेमेंट करूँगा टीडीएस काटूंगा और वो टीडीएस डिडक्ट होता है, तो मैं क्या करूँगा, टीडीएस डिडक्ट करूँगा आपके केस में। कितना? 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एचजीएसटी और आईजीएसटी है तो 2% आईजीएसटी। वो टीडीएस काटने के बाद आपको पैसा दूंगा। तो उस टीडीएस को काटने के लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, टीडीएस काटने के लिए मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि सप्लायर तो जीटी है, रिसिपिएंट कौन है वो देखो। तो इधर आओ, रिसिपिएंट कौन है? तो सप्लायर जीटी है, रिसिपिएंट इज डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। तो देखो गवर्नमेंट, इधर देखो ऊपर, गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ये जो है ना, ये रिसिपिएंट है। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है। क्यों लिया? क्योंकि इनको जब भी पेमेंट करना होता है, किसी को भी 2,50,000 से ज़्यादा वैल्यू होती है, किसी भी सप्लाई की वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा होती है, तो इन लोगों को टीडीएस काटना पड़ता है, और टीडीएस काटने के लिए इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और इन्होंने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया, तो जीटी इनको जो भी सर्विस देगा वो हमेशा एग्जम्प्ट होगी, हमेशा एग्जम्प्ट होगी बेटा। जीटी इनको जो भी सर्विस देगा हमेशा एग्जम्प्ट होगी, ये याद रखना। ओके, तो इधर देखो, ये तीनों लोग विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग ए टैक्सेबल सप्लाई। मतलब जानते हो, ये लोग कोई और सप्लाई नहीं करते हैं, ये लोग कोई और सप्लाई नहीं करते हैं। इन लोगों का काम क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई का काम करते हैं, कोई बिजनेस नहीं है, कोई और सप्लाई नहीं करते हैं, कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं। इनको सर्विस मिलती है या इनको गुड्स मिलता है, उसका पेमेंट जब 2,50,000 से ज़्यादा करना हो, वैल्यू जब 2,50,000 से ज़्यादा हो, तो इनको टीडीएस काटना पड़ता है बेचारों को, जिसकी वजह से इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और ये कोई सप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को जीटी अगर सर्विस दे रहा है, वो हमेशा एग्जम्प्ट होगी, वो हमेशा एग्जम्प्ट होगी। तो ये जो सर्विस होगी वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। एंट्री नंबर 21B, ये एग्जम्पशन चैप्टर में भी आएगा आपके। अब बारी आती है इसके अलावा कोई और रिसिपिएंट। तो बोले रिसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड पर्सन, अब ये कौन से स्पेसिफाइड पर्सन है? इनको हम बोलते हैं 7 स्टार। क्या बोलते हैं बेटा? 7 स्टार। 7 केस हैं ये। कौन कौन से केस है? पहला, कोई फैक्ट्री है जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब इधर देखना बेटा, सप्लायर कौन है हमारा? सप्लायर कौन है? जीटी है, सप्लायर जीटी है, ये हमारा बराबर है। रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट इधर देखो, फैक्ट्री है, फैक्ट्री देखो धुआं निकल रहा है, ये फैक्ट्री है, रिसिपिएंट। दूसरा सोसाइटी, ये सोसाइटी जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी। तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो सकती है। फोर्थ, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये आदमी मिस्टर राम, ये मिस्टर राम जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। देखो नीचे मिस्टर राम और ब्रैकेट में क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पर्सन, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भाई साहब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, बराबर। मिस्टर श्याम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म, ये है पार्टनरशिप फर्म, 4 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इनकी फर्म है पार्टनरशिप फर्म। ये जो पार्टनरशिप फर्म है यहाँ पर, बराबर है, ये चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, देखो लिखा भी है ब्रैकेट में नीचे, रजिस्टर्ड ऑब्लिक अनरजिस्टर्ड, चाहे ये रजिस्टर्ड हो चाहे ये अनरजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्लूडिंग एओपी या बॉडी कॉर्पोरेट, ये देखो एक्स लिमिटेड कंपनी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, जो लिमिटेड कंपनीज होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, जेड प्राइवेट लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वो सब। इनमें से कोई रिसिपिएंट है, इनमें से कोई भी रिसिपिएंट है, इनमें से जो ये है ना, इनमें से कोई भी रिसिपिएंट हो तब टैक्स लगता है। अब क्वेश्चन है आरसी में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में?
तो यहाँ पे दो केस देखने हैं। अगर क्वेश्चन बोल देता है कि जीएसटी की रेट टैक्स रेट 5% है तो आरसीएम लगेगा, मतलब ये लोग टैक्स पे करेंगे। मान लो ये जीटी है, इन्होंने इनको सर्विस दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की और 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया। कितना चार्ज किया बेटा? 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 1 लाख रुपीज़। तो जो 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया ना, उस 1 लाख रुपीज़ पर ये लोग टैक्स पे करेंगे, ना कि सप्लायर पे करेगा। सप्लायर इनसे टैक्स नहीं लेगा, वो तो अपना 1 लाख रुपीज़ ले लेगा जीटीए, और इन लोगों को बोलेगा भाई तुम्हारा 5% जो 5000 है वो तुम खुद ही पे कर देना। पहला पॉइंट। या क्वेश्चन यूं बोल दे कि जीटीए इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। जीटीए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्वेश्चन ये बोल देता है, तब भी यही मान करके चलना आरसीएम है और 5% से ये लोग टैक्स पे करेंगे। 5% से ये लोग टैक्स पे करेंगे। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन है एंड टैक्स रेट 12% है, तब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अब इधर देखना, क्वेश्चन अगर बोल दे कि इस जीटीए ने इन लोगों को सर्विस दी है 1 लाख रुपीज़ की और ये 12% की कैटेगरी में है, तो फिर जीटीए पता क्या करेगा? इन लोगों को एक इनवॉइस इशू करेगा और इन लोगों से 1 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी का 12,000 चार्ज करेगा। जीएसटी का 12,000 चार्ज करेगा, तो 1 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी का 12,000 वो इन लोगों से वसूल करेगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? That's good. अब बारी आती है, इधर आओ, क्या सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही है क्या, या यही लोग है क्या रिसिपिएंट? और भी तो कई हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे अपना घर शिफ्ट करना है मुंबई से सूरत। मैंने जीटीए को बोला भाई मेरा सामान लेकर के जाओगे क्या? जीटीए ने बोला ओके। अब इधर देखना, मैं कोई डिपार्टमेंट नहीं हूँ गवर्नमेंटल, ना मैं गवर्नमेंटल एजेंसी हूँ, बराबर है, ना ही मैं कोई फैक्ट्री हूँ, ना ही सोसाइटी हूँ, ना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, बराबर है, ना ही मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, ना ही मैंने कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया। अपना घर शिफ्ट करने के लिए कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूँगा क्या मैं? ना ही मैं कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, ना ही मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ। तो ना मैं इधर कवर हो रहा हूँ, ना मैं इधर कवर हो रहा हूँ। तो उस केस में मैं एनी अदर पर्सन की कैटेगरी में कवर होऊंगा और वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एंट्री नंबर 21A में एग्जम्प्ट। तो जीटीए मुझे मुंबई से सूरत, मेरा जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, वो लेकर के जा रहा मुंबई से सूरत, और इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपीज़ लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होता है। ओके, तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज खाली इसके लिए बेटा, ये इन लोगों के लिए। इसको एक बार रीड करना बेटा। ओके, अब बारी आती है लीगल सर्विसेज, एडवोकेट की बारी। लीगल सर्विसेज का केस क्या है जरा समझना बेटा। इधर देखो, लीगल सर्विसेज जो एडवोकेट की सर्विस होती है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। एडवोकेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बराबर, उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, एडवोकेट को भी कवर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, एडवोकेट जो होते हैं ना, वो 2 तरह के एडवोकेट होते हैं। आओ जरा समझते हैं। ना इधर देखो, एक होता सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होते हैं, जिनको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस का पीरियड हो चुका होता है। ओके, दूसरा होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है बेटा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो होते हैं जो कोर्ट के बाहरी फैसलों को ख़त्म करने के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, धीरूभाई अंबानी की जब डेथ हुई थी तो कोकिलाबेन अंबानी ने, धीरूभाई अंबानी की जब डेथ हुई थी तो कोकिलाबेन अंबानी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में प्रॉपर्टी का प्रॉपर डिवाइडेशन हो, या प्रॉपर डिवाइड की जा सके, प्रॉपर पार्टीशन किया जा सके, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट की जा सके, उसके लिए कोकिलाबेन अंबानी ने क्या किया? 5 एडवोकेट का एक पैनल बैठाया, वो कहलाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब उनको बोलेंगे आप प्रॉपर्टी बराबर बराबर डिवाइड कर दो इनमें, तो वो लोग होते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो एडवोकेट ही होते हैं, बट उनकी एक बेंच बना दी जाती है, 3 एडवोकेट, 5 एडवोकेट।
कई बार क्या होता है, दो बड़ी कंपनियों में डिस्प्यूट हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, वो कोर्ट में जाएंगे, लंबा केस चलेगा, बराबर है, लंबा टाइम जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों मिल करके कुछ बेंच बना देते हैं, कुछ लोगों का, कुछ एडवोकेट को 4 या 5 एडवोकेट बैठाते हैं, उसके एक बेंच बना देते हैं, उनको बोलते हैं भाई डिसीजन आप ही दे दो क्या करना चाहिए मैं। तो वो होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ओके, तो सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। दूसरी कैटेगरी होती है जूनियर एडवोकेट, जिनको बोलते हैं अदर देन सीनियर एडवोकेट। अदर देन सीनियर एडवोकेट, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे जूनियर एडवोकेट। एक्चुअली जूनियर एडवोकेट नाम का कोई वर्ड नहीं है एक्ट में, ये मैं ही लिख रहा हूँ खाली, अदर देन सीनियर एडवोकेट लिखा हुआ है। और एक होता है फर्म ऑफ एडवोकेट। फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट की फर्म। ओके, अब इस एडवोकेट की फर्म में चाहे तो सीनियर एडवोकेट हो चाहे जूनियर एडवोकेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्म है तो फिर वो फर्म मानी जाएगी, फिर वो सीनियर जूनियर में डिवाइड नहीं होगा, वो इसी कैटेगरी में आएगी। तो एक कैटेगरी ए है मान लेते हैं, ये कैटेगरी बी है, ये कैटेगरी भी मैं लिख रहा हूँ, एक्ट में ऐसा नहीं है, समझाने के लिए। अब ये लोग अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंटल एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं, या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दे रहे हैं, मतलब सर्विस किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। गवर्नमेंट और लागेगा, लागेगा। तो देखो गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट सब आएंगे। ला लोकल अथॉरिटी, गे गवर्नमेंटल एंटिटी, गा गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इनको सर्विस दे रहे हैं, चाहे ये वाले लोग दें चाहे ये लोग दें, हमेशा एग्जम्प्ट होगी, हमेशा एग्जम्प्ट होगी। ओके ना, दूसरा केस, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजनेस करता है, या यूं बोल सकते हैं कि जो इस सर्विस को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करेगा। मैं यूं लिख सकता हूं, सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। कोई भी सर्विस अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं एडवोकेट की, तो वो कहलाएगा सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। एग्जांपल समझो, मेरा एक ऑफिस है, मेरे कॉम्पिटिटर से झगड़ा हो गया किसी ट्रेडमार्क को लेकर के, मैंने उन पे केस कर दिया। अब एडवोकेट जो सर्विस दे रहा है वो मेरे ऑफिस के लिए दे रहा है, मेरे बिजनेस के लिए दे रहा है, तो ये माना जाएगा बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, मेरे पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया, अब ये मेरा पर्सनल मैटर है। अब यहाँ पे एडवोकेट मुझे सर्विस देगा तो वो कहलाएगा अदर देन बिजनेस एंटिटी, कि रिसिपेंट अदर देन बिजनेस एंटिटी है। तो जब कभी भी लिख देना कि रिसिपेंट इज बिजनेस एंटिटी, मतलब वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है सर्विस, और ये लिख दे रिसिपेंट इज अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो मतलब पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो एडवोकेट की सर्विस अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बराबर है, चाहे ये वाला एडवोकेट हो चाहे ये वाला एडवोकेट हो, कोई सा भी एडवोकेट हो, बराबर है, तो उस केस में इन्होंने क्या बोला, उस केस में याद रखना, इफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब पिछले साल का जो टर्नओवर है वो जो रजिस्ट्रेशन, जो बिजनेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कुछ केसेस में 10 लाख है, कुछ केसेस में 20 लाख है, कुछ में 40 लाख है, जो आप पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, उससे कम है प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, उससे कम है। यस, तो फिर ये एग्जम्प्ट होगी सर्विस। एंट्री नंबर 45 में नो, तो फिर टैक्स लगेगा, और ये टैक्स लगेगा आरसीएम में। टैक्स किस में लगेगा, आरसीएम में। फिर टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा यहाँ पर,
टैक्स पे करने की लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की होगी, बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा और वो भी आरसीएम में होगा। ओके ना, मतलब सेम प्रोविजन है, चाहे ये बी कैटेगरी वाला एडवोकेट सर्विस दे चाहे ए कैटेगरी वाले सर्विस दे, बराबर सेम प्रॉब्लम रहेगी, सेम प्रोविजन चलेगा। अब आता है थर्ड केस, इन लोगों ने सर्विस दिया है आम आदमी को अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी। अदर देन बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या हो गया, सर्विस यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, उस केस में ये सप्लायर ये रिसिपिएंट, ये सप्लायर ये रिसिपिएंट हमेशा एग्जम्प्ट होगी, वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी, उस पर टैक्स नहीं लगता। एग्जम्प्ट का मतलब क्या, टैक्स नहीं लगता है। एंट्री 45 में। अब यहां पर आप देखोगे सर ये सारे प्रोविजन तो सेम ही है, चाहे ए कैटेगरी वाला हो चाहे बी कैटेगरी वाला हो, दोनों ही अगर गवर्नमेंट या लागेगा को सर्विस देते हैं तो एग्जम्प्ट होगा, दोनों ही अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं तो उनका प्रीवियस ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है तो टैक्स लगेगा आरसी में, नहीं होता है तो एग्जम्प्ट होगा। और अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया मतलब पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो टैक्स लगेगा नहीं, वो भी एग्जम्प्ट होता है। तो फिर कैटेगरी 2 क्यों बनाई, अब समझ में आएगा 2 क्यों बनाई। अब इसके बाद अगला केस ले रहा हूं मैं, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये सर्विस देते हैं किसी एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को, ये सप्लायर ये रिसिपिएंट। उस केस में ये एडवोकेट चाहे सीनियर एडवोकेट हो चाहे जूनियर एडवोकेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फर्म ऑफ एडवोकेट को। सप्लायर सीनियर एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रिसिपिएंट, मतलब ये लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड लिमिट है ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस नो। उस केस में टैक्स लग, सॉरी ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेस देन है तो यहाँ पे टैक्स लगेगा अंडर आरसी में टैक्स लग जाएगा, ये एंट्री नंबर 45 में एग्जम्प्ट होगा। अब आ जाओ इसी में, अगर सप्लायर एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है और रिसिपिएंट जो है वो एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट है, अब यहाँ पे एडवोकेट में जूनियर एडवोकेट हो चाहे सीनियर एडवोकेट हो, कोई भी हो, उस केस में सप्लायर अगर ये है एडवोकेट, कौन सा, जूनियर एडवोकेट, ये कौन सा एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट है सप्लायर, या फर्म ऑफ एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट में जूनियर सीनियर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सप्लायर है ये रिसिपिएंट है, वो हमेशा एग्जम्प्ट होगा, ये हमेशा एग्जम्प्ट होगी बेटा एंट्री नंबर 45 में। तो यहाँ पे मैंने एग्जम्पशन की एक एंट्री नंबर 45 है वो भी कवर कर ली इस चार्ट में, बराबर है। तो आप एक काम करना, ये जो है ना ये डायग्राम चाहो तो ये डायग्राम कॉपी कर लो जो मैंने समझाया है पॉज करके, और ये डायग्राम का आगे वाला पार्ट पॉज करके इसको कॉपी कर लो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूरा, ये आपके पेज नंबर जो है 3.6 में भी है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बेटा। ओके चलो, अब बारी आती है नेक्स्ट स्पॉन्सरशिप सर्विस।
अब हम बढ़ते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस की तरफ। नाउ अब आता है क्वेश्चन कि एडवोकेट की सर्विस जो है, जो अभी हमने पढ़ी थी, ये स्पॉन्सरशिप से पहले एक लॉजिक बता देता हूँ क्यों ऐसा किया, उसको आरसीए में क्यों डाला। क्योंकि एडवोकेट की सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है कि भाई उनका टर्न और बिजनेस एंटिटी का अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होगा तो एग्जम्प्ट है। मान लो मैं एडवोकेट हूँ, ये बिजनेस एंटिटी है, एक बिजनेस है एक्स लिमिटेड। अब मुझे क्या मालूम इनका टर्नओवर कितना है। अब इनका टर्नओवर होगा 1 करोड़, मैं इनको कोई सर्विस देता हूँ, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होती और मैं इनको सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं इनको बोलता सर वो एक्चुअली आपका टर्नओवर क्या है, क्योंकि आपका टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ प्रीवियस ईयर में तो ये एग्जम्प्ट होगा, नहीं तो टैक्सेबल होगा। तो ये मुझे क्या बोलेंगे, अरे सर टर्नओवर कहाँ है, 15 लाख है, तो मैं इनसे जीएसटी नहीं लूँगा। कल को डिपार्टमेंट मुझे बोलेगा महेश गुड जीएसटी पे करो, मैं बोलूँगा कि भाई साहब मैंने इनको जो सर्विस दी वो तो एग्जम्प्ट है। बोले क्यों, मैंने कहा इनका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ प्रीवियस ईयर का। बोले किसने बोला, 1 करोड़ था इनका टर्नओवर। अब मैंने कहा इन्होंने मुझे यही बताया। अब देखो मैं खुद जाकर के टर्नओवर चेक नहीं कर सकता, बट यहाँ पे फर्स्ट तो मैं जाऊँगा अगर ये फॉरवर्ड चार्ज में रहा तो, क्योंकि लाइबिलिटी तो मेरी होगी सप्लायर की टैक्स पे करने की गवर्नमेंट को। तब गवर्नमेंट ने बोला महेश गुड तुम डरो मत, तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं, हम लाइबिलिटी भी इन्हीं पे डाल देते हैं कि भाई अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हुआ तो आरसीए में ये लोग टैक्स पे करेंगे। अगर इनका टर्नओवर ज़्यादा है तो इनको तो पता है, इन्होंने फिर भी टैक्स नहीं पे किया तो पेनल्टी ये भरेंगे, टैक्स हम इनसे वसूल करेंगे, तुम फ्री हो। इसके लिए इसको आरसीए में डालना पड़ा। अब आता है स्पॉन्सरशिप सर्विस। ये जो स्पॉन्सरशिप सर्विस है इसमें इन्होंने बोला कि कोई भी सप्लायर है और रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है तो आरसीएम लगेगा। अब यहाँ पे एक इम्प्लाइड कंडीशन बताता हूँ बेटा, जो भी आरसीएम हम पढ़ रहे हैं ना, इन सब में कंपलसरी है कि रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए। रिसिपिएंट कहाँ का होना चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी का। तो रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी का होगा ना तो ही मजा है यहाँ पर, तो ही आरसीएम आएगा। ये तो सब में, जितनी भी सर्विसेज सब में रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लो, ये इम्प्लाइड है। अब इधर आ जाओ स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आता है। मान लीजिए बेटा ये मैं हूँ एमजी और मैं एक शो कर रहा हूँ, मैं डांस शो या कोई चैरिटी शो, जो भी कोई भी एक शो कर रहा हूँ मैं, मान लेते हैं डांस प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, उसमें रिलायंस लिमिटेड स्पॉन्सर बना मेरा, एबीसी एंड फर्म स्पॉन्सर बनी मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है, और एक मिस्टर राम, एक मिस्टर रहीम, ये मेरे स्पॉन्सर बने। रिलायंस लिमिटेड जो है उन्होंने मुझे ₹10 लाख की स्पॉन्सरशिप दी, एबीसी फर्म ने मुझे ₹5 लाख की स्पॉन्सरशिप दी, मिस्टर राम और रहीम ने मुझे ₹2 लाख एंड ₹2 लाख की स्पॉन्सरशिप दी। अब पहले तो ये बताओ इस पूरी कहानी में सप्लायर कौन है। तो याद रखना बेटा, सप्लायर कौन होता है, जो जिसको पैसा मिलता है। मैंने बताया चैप्टर नंबर 2 में, सप्लायर कौन होता है, जिसको पैसा मिलता है, और रिसिपिएंट कौन होता है, जो पैसा देता है। यहाँ पे स्पॉन्सरशिप का पैसा कौन दे रहा है, रिलायंस लिमिटेड, एबीसी फर्म, मिस्टर राम, मिस्टर रहीम, ये सब लोग रिसिपिएंट है। ये सब लोग क्या है, रिसिपिएंट। अक्सर स्टूडेंट इनको सप्लायर मान लेता है इस केस में, ये सप्लायर नहीं, ये सब रिसिपिएंट है। सप्लायर ये है, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। क्यों सर, क्योंकि ये बंदा सर्विस देगा स्पॉन्सरशिप की, मैं सर्विस दूंगा स्पॉन्सरशिप सर्विस। क्या स्पॉन्सरशिप सर्विस की, उन्होंने वो स्पॉन्सर बने, उन्होंने मुझे पैसा दिया, मैं अपने शो में उनका ब्रांड प्रमोट करूंगा, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस लिमिटेड, एबीसी फर्म, मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम। उनकी मार्केटिंग होगी, तो मैं उनको सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं सप्लायर, वो रिसिपिएंट। अब इधर देखना, ये जो अमाउंट दिया गया है जिसमें रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या रिसिपिएंट फर्म है, ये आरसीए में जाएगा, सिर्फ यही आरसीए में जाएगा। और ये दोनों अमाउंट जिसमें रिसिपिएंट ना तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना फर्म है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। किसमें होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। ऐसा करने का रीज़न ये है कि मिस्टर राम, मिस्टर रहीम एक छोटे मोटे, मान लो बिजनेसमैन है, छोटी सी शॉप है, और इन्होंने सोच लिया चलो स्पॉन्सर बन जाते हैं।
अब इनको स्पॉन्सर बन गए, अगर आरसी में ये टैक्सेबल हो जाता ना, तो आरसी में जो भी आदमी की टैक्स लायबिलिटी होती है उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ता। तो इन बेचारों को ये डोनेशन देने के चक्कर में या स्पॉन्सर बनने के चक्कर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता। तो ये रजिस्ट्रेशन लेते तो इनके कंप्लाइंसेस कितने बढ़ जाते हैं, रिटर्न फाइल करो, ये करो, वो करो, सीए को फीस दो। तो गवर्नमेंट भी जानती है छोटे मोटे आदमी बिजनेस करेंगे या ये सब चीज़ें करेंगे, इतना तो पैसा भी नहीं कमाएंगे ये लोग। तो इनको बोला भाई तुम फॉरवर्ड चार्ज में हो, बट अभी पार्टनरशिप फर्म है अगर कोई या बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो अच्छे खासे वेल इस्टेब्लिश है, वो आरसी में जाए, फिर उनको आरसी में रखा है। ओके, ये स्पॉन्सरशिप सर्विस बेटा। यहां तक आप एक बार इसको रीड करो ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज सीरियल नंबर 5 हमारा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी वाली जो सर्विसेज है बेटा, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, ये एग्जामिशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रीज़न क्या कि गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज एग्जाम्ड भी है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स क्या उस टाइम पर मिसगाइड हो सकता है, बराबर है। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि अभी ना डिस्कस करके हम एग्जामिशन चैप्टर में करेंगे ये वाला केस। ओके, तो ये एग्जामिशन में हम डिस्कस करेंगे बेटा। ओके ना, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, और 5CA लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर्स या मोर। ओके, इन दोनों को एक ही साथ ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम प्रोविजन है बेटा। इधर आओ, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है मिस्टर रामू काका। मिस्टर रामू काका, एज हो चुकी है इनकी, बराबर है। तो ये जो है ये मिस्टर रामू काका बेटा हमारे यहाँ पर, इनकी एज हो चुकी है, मिस्टर रामू काका की एज हो चुकी है, बराबर है। तो ये मिस्टर रामू काका है। ओके ना, अब इधर देखते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, चौल पुराने घर वगैरह होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी है। मैं एक बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ, ये मैं हूँ बिल्डर। या डेवलपर। रामू काका से मेरी मुलाकात हुई। मैंने रामू काका को बोला कि रामू काका, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके डेवलपमेंट राइट्स मुझे दे दीजिए। रामू काका ने बोला ठीक है, डेवलपमेंट राइट्स मैं तुम्हें दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? मैंने कहा 1 करोड़ रुपीस। बोले डन। अब ये जो चौल है इसको मैं डेवलप करूंगा, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, और उसके डेवलपमेंट राइट्स मैंने इनसे खरीदे हैं, रामू काका से। मतलब इन्होंने मुझे ये ज़मीन बेची नहीं है, ये चौल बेची नहीं है, ये जगह बेची नहीं। अगर ये सेल कर देते मुझे, ये सेल कर देते अगर मुझे ये, तब बेटा इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, ये नेगेटिव लिस्ट में आता है और जीएसटी नहीं लगता। इन्होंने मुझे राइट्स बेचे हैं कि मैं इस जगह को डेवलप करूं, डेवलपमेंट राइट्स, जिनके बदले मैंने इनको कंसिडरेशन दिया 1 करोड़। मेरा क्या फ़ायदा होगा? बड़े बड़े फ्लैट्स बनेंगे, खूब सारी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, फ्लैट बिकेंगे, उसको बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा उसका। ओके, तो 100 साल के लिए मैंने इनसे डेवलपमेंट राइट्स ले लिए, या 50 साल के लिए डेवलपमेंट राइट्स ले लिए। तो मैंने क्या ले लिया इनसे? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, TDRs, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। फ्लोर स्पेस इंडेक्स और एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे के होता है ना, जैसे ये बिल्डिंग है, ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, बट यहाँ के ओनर को राइट है कि वो 4 फ्लोर बना सकता है। अब यहाँ के ओनर को मैंने बोला कि ऊपर के 2 फ्लोर बनाने का राइट्स मुझे दे दो, सारा खर्चा मैं करूँगा, तुमको डेवलपमेंट राइट्स जो एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स है उसके मैं राइट्स देने के पैसे दे देता हूँ, और ऊपर के जो 2 फ्लोर होंगे उनको मैं जैसा चाहूँ वैसे यूज़ करूँ, चाहूँ तो किसी को बेच दूँ। तो इन्होंने बोला डन। तो इनको जो परमिशन मिली हुई ऊपर 2 फ्लोर और बनाने की, वो राइट्स इन्होंने मुझे दे दिए। वो फ्लोर मैं बनाऊँगा, उनको मैं बेचूँगा, जो भी पैसा आएगा मैं अपने पास रखूँगा। उसको बोलते हैं एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो राइट्स बराबर है। या लॉन्ग टर्म लीज पे कोई प्रॉपर्टी ले लेना, $30 years और मोर, $30 years और मोर, 30 years या उससे ज़्यादा के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, 30 years और मोर। ओके,
अब यहाँ पर समझना बेटा, ये एक ज़मीन है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये इन भाई साहब की है, इनसे मैंने 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लिए ले ली। ये भाई साहब भी रामू काका ही समझो, रामू काका की प्रॉपर्टी है, मैंने 30 ईयर्स से उससे ज़्यादा के लिए लीज पे ले ली, लीज पे। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाऊंगा, डेवलपमेंट राइट्स वगैरह। तो ये जो केस है लॉन्ग टर्म लीज पे लेना कोई भी प्रॉपर्टी, या ट्रांसफरेबल राइट्स लेना, बराबर डेवलपमेंट राइट्स लेना बिल्डिंग के, या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर स्पेस इंडेक्स के राइट्स, वो सब लेना उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है वो जरा देखते हैं। इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल हम प्रोविजन सेम ही तो एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रामू काका वाला। ये रामू काका, इनकी एक चौल, इसके राइट्स इन्होंने मुझे दे दिए, बदले में मैं इनको क्या दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपीज़, ₹1 करोड़ कंसिडरेशन। अब बेटा ये जो 1 करोड़ है ना, इस पर टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर तो ये है, रिसिपिएंट मैं हूँ, क्योंकि मुझे राइट्स मिले हैं, इन्होंने राइट्स दिए हैं, तो सप्लायर टैक्स पे करता है। बट रामू काका की एज हो चुकी है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है, खाली इस प्रॉपर्टी के राइट्स बेचने के चक्कर में अगर इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाए, कि भाई 1 करोड़ तो बड़ा अमाउंट है, 20 लाख क्रॉस होती है, रजिस्ट्रेशन होगा, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाए, बाद में ये कहाँ रिटर्न फाइल करवाएंगे, किसके पास जाएंगे? लाइफ में ट्रांजैक्शन तो एक ही हुआ इनका, ये अभी इन दिनों ट्रांजैक्शन तो एक ही हो रहा है, इस एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन के लिए इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कितनी गलत बात है ये। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन ना लो, हम इसको आरसीए में डाल देंगे। बिल्डर है ना, बिल्डर जो डेवलपर महेश गौड़, वो टैक्स पे करेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन पे करेगा? महेश गौड़। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे बोला कि महेश गौड़ तुमको टैक्स पे करना है। मैंने कहा ठीक है जी पे करेंगे, बट डिपार्टमेंट ने मुझे पता क्या बोला, मोदी जी आए मेरे पास में, ये मोदी जी, ये बोला गौड़ साहब 1 करोड़ पे टैक्स किसको पे करना है? मैंने कहा जी लाइबिलिटी तो मेरी है आरसी में, मुझे पे करना। बोले एग्जाम्प्ट करवा दूँ? मैंने कहा क्या बात है मोदी जी, नेकी और पूछ पूछ। बोले लेकिन एक शर्त होगी। मैंने कहा क्या? बोले कि आप क्या करोगे यहाँ पर? मैंने कहा मैं फ्लैट बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स बिल्डिंग। मैंने कहा मैं फ्लैट्स बनाऊंगा। बोले ओके ओके ओके, तो तुम फ्लैट्स बनाने वाले हो? मैंने कहा हाँ। बोले अगर ये फ्लैट्स सोल्ड हो जाते हैं, सच फ्लैट्स सोल्ड बिफोर ओसी या सीसी, बिफोर ओसी या सीसी। मान लो मैंने जो फ्लैट बनाया है उसका एग्जांपल भी ले लेता हूँ साथ में। फ्लैट जो मैंने बनाया है वो बनाया है 50 फ्लैट्स, 50 फ्लैट्स बनाए। कितना? 50 फ्लैट बराबर है। मोदी जी ने बोला अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ये सेल हो गया तो 50 फ्लैट्स पे जीएसटी लगेगा, वो आप पे कर देना, हम आपके ये जो 1 करोड़ है इसका जीएसटी माफ़ कर देंगे। मतलब इधर देखो, सच फ्लैट सोल्ड बिफोर ओसी और सीसी। मान लेते हैं 30 फ्लैट्स बेचे, 30 फ्लैट्स सोल्ड बिफोर ओसी या सीसी फॉर ₹20 करोड़, 20 करोड़ में बेचे हैं। अब इम्पैक्ट क्या होगा इधर देखना, इस केस में इम्पैक्ट टैक्स ऑन 50 करोड़, 50 करोड़ पे टैक्स लगेगा क्योंकि सप्लाई माना जाएगा ये एज पर शेड्यूल सेकेंड, सप्लाई ऑफ सर्विस, इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन इम्पैक्ट में, लेकिन ये जो 1 करोड़ है, अब 30 फ्लैट्स बोले तो 60%, तो 60% ऑफ 1 करोड़ 60 लाख जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ने मुझे क्या लालच दिया, महेश गौड़ ये अगर एग्जम्प्ट करना चाहते हो 1 करोड़, ये एग्जम्प्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे को फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन ही बेचने होंगे।
सारे बेच दिए तब तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, सारे नहीं बेचे तो प्रोपोर्शनेट एग्जाम्प्ट होगा। मैंने 60% फ्लैट बेच दी अंडर कंस्ट्रक्शन, तो 60% 1 करोड़ का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब इधर देखो नेक्स्ट केस, बाकी के 20 फ्लैट्स सोल्ड आफ्टर ओसी या सीसी, ओसी या सीसी आने के बाद में बेचे 20 फ्लैट्स, ओसी या सीसी आने के बाद में 20 फ्लैट्स बेचे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला, और कितने में बेचे ये अमाउंट भी लिख देता हूँ, 15 करोड़। तो पहला इम्पैक्ट नो टैक्स ऑन 15 करोड़। 15 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद में फ्लैट बेच रहे हो आप, बराबर है। दूसरा, ये जो 1 करोड़ है इसका 40% 40 लाख इस पर टैक्स लगेगा, वो लगेगा अंडर आरसीएम, बिल्डर या डेवलपर पे करेगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो इसमें मैंने एग्जम्पशन भी ले लिया, ये एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 41B, उसमें एंट्री 41B में आता है। ओके, कोई डाउट बेटा? पक्का? चलो 41A एंड B दोनों कवर होंगे, A एंड B दोनों आएंगे, 41A एंड B दोनों आते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने ये 2 एंट्रीज हमारी यहाँ पे कवर की है बेटा। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म लीज और ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। प्रोविजन सेम ही था, यहाँ पे डायग्राम से भी मैंने समझाया है ना। अब आगे आते हैं सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर, इंश्योरेंस एजेंट एंड रिकवरी एजेंट, इनके बारे में अब ध्यान से सुनना बेटा। मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ये रिलायंस कंपनी, मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ। और डायरेक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर वगैरह, जो रोज़ डेली कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ये इनके केस में क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हैं। ये खाली बोर्ड मीटिंग में आते हैं। इन डायरेक्टर को सिटिंग फी दी जाती है, इन डायरेक्टर को मैनेजरियल रेम्युनरेशन भी मिलता है, और सिटिंग फी भी दी जाती है कई बार बोर्ड मीटिंग में बैठने की। ये जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन इनको मिलता है, इस पे टीडीएस करता है अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। अब इधर देखो बेटा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में कवर है, जो मैंने 3rd शेड्यूल में बताया भी था। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर वगैरह को जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन दिया जाता है, जिसमें टीडीएस डिडक्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो 3rd शेड्यूल में आता है, मतलब नो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये जो सिटिंग फी मिलेगी, यहाँ पे जो सिटिंग फी मिलेगी, इस पर जीएसटी लगेगा, और ये जो जीएसटी लगेगा वो आरसीएम में लगेगा। ये जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है वो अंडर हिज एम्प्लॉयमेंट माना जाता है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर अंडर हिज एम्प्लॉयमेंट में कवर होता है, इसलिए ये इस पर जीएसटी नहीं लगता, ये नेगेटिव लिस्ट में आता है। बट सिटिंग फी अंडर एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती है, प्रोफेशनल बेसिस पे होती है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। यहाँ पर जीएसटी लगेगा और वो आरसीएम में लगेगा। ओके ना, तो कोई भी डायरेक्टर किसी भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देता है, उस पर आरसीएम लगेगा। इंश्योरेंस एजेंट, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है बेटा, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं इनके लिए क्लाइंट ढूंढ करके लाता हूँ, ये मुझे कमीशन देते हैं, उस कमीशन पे आरसीएम लगेगा। सप्लायर में हूँ, रिसिपिएंट ये, टैक्स पे करने की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होगी। ओके ना बेटा, तो जैसे इंश्योरेंस एजेंट है वैसे रिकवरी एजेंट का केस भी है। रिकवरी एजेंट का केस क्या है, ध्यान से सुनना। ये बैंक है, ये एनबीएफसी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और मैं एक रिकवरी एजेंट हूँ। ये लोगों को लोन देते हैं, जैसे इन्होंने आप लोगों को लोन दिया, आपने टाइम पे लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो कुछ ऑथराइज्ड जो होते रिकवरी एजेंट होते हैं,
तो जैसे उनमें से एक मैं हूँ, ये मेरे पास में आए, बोले कि मिस्टर गौड़ आप रिकवरी करके देंगे। मैंने कहा ओके। हमने आपकी गाड़ी के लिए आपने लोन लिया तो आपकी गाड़ी सीज कर ली, ये आपसे रिकवरी करके दे रहे हैं इनको पैसा, बदले में ये मुझे कमीशन देते हैं। कमीशन का अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। ये जो 1 लाख रुपीज़ मुझे पे करेंगे बेटा, वो 1 लाख रुपीज़ पे जीएसटी मैं इनसे कलेक्ट नहीं करूँगा, सप्लायर मैं हूँ, ये लोग रिसिपिएंट है, ये अपना जीएसटी खुद डायरेक्ट पे करेंगे। तो रिकवरी एजेंट जो है वो सर्विस देता है किसको? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी को। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं बेटा, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर 9, सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट। म्यूजिक कंपोजर वाला केस हम यहाँ पे लेते हैं। इधर आओ बेटा, मान लीजिए ये हमारे अन्नू मलिक जी, ये है आपके टिप्स कंपनी और ये टी सीरीज कंपनी। अन्नू मलिक जी ने एक म्यूजिक कंपोज किया, टन टना टन 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 टारा। ओके, और उसके राइट्स जो है ना, रिकॉर्डिंग राइट्स, रिकॉर्ड करके बेचने के राइट्स, वो दे दिए टिप्स कंपनी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बदले में टिप्स कंपनी जो है वो इनको देगी रॉयल्टी। ये रॉयल्टी जो मिलेगी वो आरसीए में टैक्सेबल होगी। मतलब ये सप्लायर है अन्नू मलिक जी और ये रिसिपिएंट है टिप्स कंपनी। रिसिपिएंट कौन है? टिप्स कंपनी। तो टिप्स कंपनी अपना टैक्स जो रॉयल्टी पे जो टैक्स लगेगा वो खुद डिपार्टमेंट को पे करेगी। ओके, अब हुआ क्या, ये टी सीरीज कंपनी है जिन्होंने टिप्स कंपनी को बोला कि भाई राइट्स हमारे को दे दो। टी सीरीज कंपनी ने टिप्स कंपनी को बोला कि भाई राइट्स हमारे को दे दो। इन्होंने वही राइट्स आगे बेच दी और ये राइट्स परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, टेम्पररी ट्रांसफर है। टेम्पररी ट्रांसफर, अन्नू मलिक जी ने टिप्स को टेम्पररी ट्रांसफर किया और टिप्स ने आगे टी सीरीज को टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया राइट्स। टी सीरीज टिप्स को रॉयल्टी देगी, मान लो 20%, ये रॉयल्टी इनको देती है 15%। ये जो रॉयल्टी होगी ना फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोलती है, इधर देखो लैंग्वेज को अगर जाओगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिक या ओरिजिनल म्यूजिकल या ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क। ओरिजिनल वर्क देखना है यहाँ पे। तो ओरिजिनल कंपोजर कौन है? अन्नू मलिक। तो इनका केस आरसीए में आएगा और बाकी ये वाला केस फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा बेटा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा केस लेते हैं बेटा, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट। ये फोटोग्राफर है जो फिल्मों में मूवीज वगैरह जो बनती है तो उन्हें फोटो क्लिक करते हैं ना, जिनका फिर पोस्टर बनाए जाते हैं, ये फोटोग्राफर है। ये प्रभास जो एक्टर है ये आर्टिस्ट है। अब ये जो है ये प्रोड्यूसर है जो एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहे हैं। ये आर्टिस्ट की सर्विस, ये फोटोग्राफर की सर्विस। प्रोड्यूसर इनको जो पेमेंट करेगा वो आरसीए में आएगा, इनकी सर्विस आरसीए में आएगी। प्रोड्यूसर जो इनको पेमेंट करेगा उस पर जो जीएसटी लगेगा वो प्रोड्यूसर डायरेक्ट पे करेगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये सप्लायर है और प्रोड्यूसर क्या है? रिसिपिएंट है यहाँ पर। ना फ्रेंड्स, हमारा म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट वाला हो गया था। अब हम बढ़ते हैं ऑथर की तरफ। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर, इसमें क्या होता है इधर देखना। एक होता पब्लिशर, ये टैक्समैन है, ये पब्लिशर है। आपको पता अपनी बुक्स आती है टैक्समैन में। एक होता ऑथर, मैं ऑथर हूँ, मैंने बुक लिख करके इनको राइट्स दिए, टेम्पररी बेसिस पे दिए जाती है राइट्स। मैंने इनको राइट्स दिए, पब्लिकेशन राइट्स, बदले में मुझे रॉयल्टी पे करते हैं। मान लीजिए 15% रॉयल्टी पे करते हैं, जिसका अमाउंट होता है मान लेते हैं 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ अमाउंट होता है रॉयल्टी का। अब इस 5 लाख पे टैक्स कौन पे करेगा? तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि भाई ये आरसीए में टैक्सेबल होगा। ऑप्शन नंबर 1, आरसीए में होगा तो मैं सप्लायर हूँ, पब्लिशर रिसिपिएंट है। टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पे आएगी बेटा? पब्लिशर पे आएगी। ये पहले था। अभी ऑप्शन दे दिया गया है
कि एक ऑप्शन 2 भी है, अगर आप चाहें, मतलब कौन चाहे, सप्लायर चाहें, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भी ये आ सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी टैक्सेबल हो सकता है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होगी। कंडीशंस क्या क्या होगी? पहला, सप्लायर जो है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, और नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाए, नहीं है तो पहले वो क्या करवाए? रजिस्ट्रेशन करवाए अपना। ओके। दूसरी कंडीशन, उसको एनेक्सर्स 1 में डिक्लेरेशन देना होगा जीएसटी कमिश्नर को। डिक्लेरेशन टू जीएसटी कमिश्नर, क्या डिक्लेरेशन देना होगा? कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता हूँ। एनेक्सर्स 1 में डिक्लेरेशन दिया जाता है। और एक बात जो ध्यान में रखनी है, कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर तक, अगर आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं, कोई भी ऑथर अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आता है, तो कम से कम 1 ईयर तक उसको फॉरवर्ड चार्ज में रहना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में रहना पड़ेगा। ओके, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में भी ये आ सकता है। ओके, नाउ इधर देखो, अब एक बार इधर समझो। परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिसिप्ट पब्लिशर इन टैक्सेबल टेरिटरी, वो तो मैंने आपको बोला ही है कि भाई रिसिपेंट हमेशा टैक्सेबल टेरिटरी में ही होना चाहिए, आरसीएम में। ऑप्शन 1, पब्लिशर इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आरसीएम। ऑप्शन 2, ऑथर कैन बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इफ मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऑथर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, फाइल डिक्लेरेशन इन फॉर्म एनेक्सर्स 1 टू जीएसटी कमिश्नर, he shall not withdraw the option within a period of 1 year। मतलब यहाँ पर यह है कि ऑथर वाला केस में फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो आपको आरसीएम मान करके चलना, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। और क्वेश्चन ने अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऑथर खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जीएसटी कमीशन को डिक्लेरेशन फाइल किया है फॉरवर्ड चार्ज का, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऑथर ऐसा क्यों करेगा? बेटा देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आदमी टैक्स पे करता है ना, जैसे मान लो मैं ऑथर हूँ, ये टैक्समैन पब्लिशर है, अगर आरसी में टैक्स लग रहा है, तो मैं कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। अपनी बुक जो है उसको टाइप करवाने के लिए मुझे कुछ टाइपिस्ट लगे थे, बराबर, एक लैपटॉप लगा था, पीसी लगा था, प्रिंटर लगा था, इन सब पे जो जीएसटी मैंने पे किया मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर है? पब्लिशर के ऊपर, आरसी में। अगर मुझे क्रेडिट लेना तो मुझे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना होगा। इसके लिए कई बार के ऑथर जिनके पास क्रेडिट खूब सारा होता है वो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का रास्ता अपना लेते हैं। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? श्योर? दैट्स गुड ना। नेक्स्ट आता है बेटा आपके आरबीआई और ओवरसीइंग कमेटी का। हुआ क्या था? नोटबंदी हुई, बराबर है, आपको मालूम है, बिना होमवर्क की नोटबंदी हुई, पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हुई। और आरबीआई के कई बार ऐसा भी होता है कि उनको भी एडवाइज़र वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो आरबीआई ने क्या क्या एक कमेटी बनाई, ओवरसीइंग कमेटी। ये जो कमेटी है, देखो 4-5 मेंबर दिख रहे हैं। मान लीजिए ओवरसीइंग कमेटी है। क्या है? ओवरसीइंग कमेटी। ओवरसीइंग कमेटी। अब ये जो ओवरसीइंग कमेटी है, देखो लिखा हुआ भी ओवरसीइंग कमेटी, ओवरसीइंग कमेटी। अब ये जो ओवरसीइंग कमेटी है ना, ये सर्विस देती है आरबीआई को। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको सर्विस देती है। अब आरबीआई जब इनको पेमेंट करेगी तो कुछ सैलरी पे नहीं करती, इनको प्रोफेशनल फ़ी के जैसा पेमेंट होता है और उस पर जीएसटी लगता है। अब आरबीआई ने मान लीजिए इनको 10 लाख रुपीज़ पे किया। कितना पे किया बेटा? 10 लाख रुपीज़ पे किया। ये जो 10 लाख रुपीज़ है, वो आरसी में टैक्सेबल होगा, मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी आरबीआई की होगी। 10 लाख पे जो भी टैक्स बनेगा वो आरबीआई पे करेगा। आरबीआई ओवरसीइंग कमेटी को देखो 10 लाख दे रहा है, बट जीएसटी खुद, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को पे कर रहा है। देखो जीएसटी 1,80,000 डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, एरो डिपार्टमेंट को पे कर रहा है जीएसटी। तो अब इतना याद रखना कि यहाँ पे लायबिलिटी किसकी होगी? आरबीआई की होगी, क्योंकि आरबीआई क्या है? रिसिपिएंट है बेटा। ओके, नहीं तो बेचारे ओवरसीइंग कमेटी मेंबर को जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाता। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको आरबीआई को ही आरसी में टैक्सेबल कर दिया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है? इधर देखो, आपने देखा होगा
कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में काफ़ी सारे ऐसे एजेंट होते हैं, आपको कई बार कॉल आता है, हेलो सर हम ICICI बैंक से बोल रहे हैं सर, हम चाहते हैं कि हम आपको क्रेडिट कार्ड इशू करें क्योंकि आपने जो कार ली उस कार लोन के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी जा रही है, आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए सर, हम इसकी स्कीम्स बताते हैं, आपकी प्लानिंग बताते हैं सर। ऐसे काफ़ी सारे कॉल आते होंगे आप लोगों को, बराबर। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं, बराबर है। तो ये एक सेलिंग एजेंट होते हैं एक तरह से। तो ये सर्विस जो देते हैं ना, वो NBFC को सर्विस देते हैं, बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं ये। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक या NBFC इनको सर्विस देते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी दो है, एक इंडिविजुअल और एक अदर देन इंडिविजुअल। मतलब फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेट्रा इंक्लूडिंग LLP, ये सब। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल है और वो इनको सर्विस दे रहा, मतलब ये सप्लायर ये रिसिपिएंट, तो RCM आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर अदर देन इंडिविजुअल है, मतलब ये सप्लायर ये रिसिपिएंट, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखना बेटा, सबसे पहली चीज़ ऐसा क्यों किया इन्होंने, लॉजिक समझो। मान लो आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बने हो, मैं बैंक हूँ, अब आपके खुद के पास तो कोई काम धंधा नहीं है, तभी तो आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बने हो मेरे, आपके पास कोई बिजनेस ही नहीं है ना, मैं आपको नौकरी पे रख सकता हूँ, मैं तो आपको कमीशन वगैरह दे दूंगा जो भी आपके थ्रू क्लाइंट आएंगे, मैं बोलूँगा बनाओ क्लाइंट। अब ये जो जनरली इंडिविजुअल लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता है, बराबर है, वो 5 लाख 7 लाख 6 लाख 4 लाख 3 लाख महीने का मुश्किल से कमा पाते हैं, उसके लिए भी खूब मेहनत करते हैं बेचारे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये कि मान लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन गए मेरे, और आपका 3 लाख के करीब कमीशन है, RCM में टैक्सेबल है, ये क्या है, RCM में टैक्सेबल है, ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तब तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हुआ तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप जो खूब सारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होंगे मेरे, तो मान लो 1000 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पे आती, सप्लायर पे। आप सब लोग सप्लायर हैं, आप सब लोग सप्लायर हैं। अब यहाँ पर जब तक आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं होगा, आप GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे आप मुझसे टैक्स चार्ज नहीं करोगे। तो सोचो 1000 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मेरे लिए काम कर रहे हैं, और एक एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मुझे 10 लाख का कमीशन लेता, मान लो 10 लाख का, तो 1000 लोगों को मल्टीप्लाई बाय 10 लाख करो आप, कितना होगा, 100 करोड़। 100 करोड़ का कमीशन में दे रहा हूँ, GST नहीं लग रहा उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करो, इसको RC में टैक्सेबल कर दो। RC में टैक्सेबल रहेगा तो लायबिलिटी किसकी होगी, बैंक की या NBFC की। उनकी जब लायबिलिटी होगी तो वो तो 1 रुपया भी हो RC में लायबिलिटी, आपको रजिस्ट्रेशन लेकर के टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसलिए तो इंश्योरेंस कंपनी हो गया जो एजेंट वाला केस, रिकवरी एजेंट वाला केस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला केस, इसमें नंबर ऑफ एजेंट खूब सारे होते हैं। तो इन सब में एक ही ये लॉजिक लगा करके इसको कहाँ डाल दिया गया, RCM में। तो सर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट LLP इनको फॉरवर्ड चार्ज में क्यों रखा, क्योंकि बेटा इनका तो खुद का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी तो लोग फॉर्म वगैरह बनाते हैं, तो ये तो खुद ही वैसे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ओके। दूसरा यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर नहीं किया, ये ध्यान रखना, खाली बैंक और NBFC को ही कवर किया। इसका मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो इंडिविजुअल है वो सर्विस देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा, ओके ना। तो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और LLP फर्म, रिसिपिएंट बैंक और NBFC, ओके। सर्विस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म टू अ बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट आता है बिजनेस फैसिलिटेटर, बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है। अगर कोई भी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी जो टैक्सेबल टेरिटरी में उनको सर्विस देगा तो क्या लगेगा, RCM। नीचे एक चीज़ बोली गई है, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट अगर वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा, बराबर है, तो फिर वो भी RC में आएगा। अब दोनों जो है वो क्या होता है मैं समझाता हूँ, इधर देखना बेटा। पहले दोनों के बारे में समझो। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मान लीजिए कि मैं एक बैंक हूँ,
मैं एक बैंक हूँ, ओके, ये मेरा बैंक है, ये भाई साहब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये कोई एनजीओ हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है। मैंने इनको बोला कि देखो जी, मैं चाहता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस जगाई जाए, मेरी बैंक की एक स्कीम आई है जन धन योजना, उसकी अवेयरनेस आप पब्लिक में जगाओ। ये लोगों को मैं पैरेलल अपना एक बिजनेस पार्टनर के जैसा ट्रीट करूँगा। मैंने उनको फॉर्म डॉक्यूमेंट सब दे दिए, ये वो डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं, पब्लिक के पास में जाते हैं, उनमें अवेयरनेस जगाते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं कि जन धन योजना में अकाउंट खुलवाओ, उनसे पैसा कलेक्ट करते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। मतलब जो काम हम करते हैं वो सब काम ये कर रहे हैं। उसके बाद ये उस क्लाइंट को लेकर के आते हैं हमारे पास में, सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने पूरी कर दी, हमको खाली वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, हमारे पास में लेने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया हमारे पास में, और इनको मैं क्या करूँगा, इसके बदले कोई फ़ी पे करूँगा, कुछ कंसिडरेशन दूंगा। वो जो कंसिडरेशन होता है वो इनका कंसिडरेशन है, ये मुझे सर्विस दे रहे हैं तो जीएसटी तो लगेगा, बट जीएसटी लगेगा किस में? तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस देते हैं तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है, फॉरवर्ड चार्ज में, ओके। अब बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? ये भाई साहब बिजनेस फैसिलिटेटर, ये एक एजेंट है, एक एजेंट की तरह काम करते हैं ये भी, बट ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, लोगों के घरों पे जाते हैं, फ़ोन वोन नहीं करते, लोगों के घरों पे जाते हैं, उनको हमारी स्कीम समझाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको हमारे पास लेकर के आते हैं, फॉर्मेलिटी सारी हम पूरी करवाते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट सारे हम ही लेते हैं। ये खाली एक मीडिएटर का काम करते हैं। इनको जो कमीशन या इनको जो कंसिडरेशन दिया जाएगा वो आरसी में टैक्सेबल है, वो आरसी में टैक्सेबल है। सेम लॉजिक, क्योंकि ऐसे एजेंट खूब सारे होते हैं बैंक के पास में, खूब सारे होते हैं, इसके लिए इसको आरसी में किया गया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खूब सारे नहीं होते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो खुद एक एनजीओ वगैरह होते हैं, उनका खुद का एक एस्टेब्लिशमेंट होता है, बराबर है। इसके लिए अब इधर देखना बेटा, यहाँ पे दोनों एंट्री एक साथ ले रहा हूँ मैं। बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, बैंक को सर्विस दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर, और एक एजेंट है बिजनेस फैसिलिटेटर का, मतलब हम बोल सकते हैं कि सब एजेंट, एजेंट तो खुद बिजनेस फैसिलिटेटर है, ये सब एजेंट है, ओके। जैसे ये बिजनेस फैसिलिटेटर है, ये मेरे लिए क्लाइंट लेकर के आता है, इन्होंने क्या किया, अपना एक सब एजेंट भी अपॉइंट कर लिया, उसको बोला भाई तू क्लाइंट लेके आ, मुझे जो कमीशन मिलेगा या फी मिलेगी उसका कुछ परसेंटेज तुझे दे दूंगा मैं। तो इनके खुद के भी सब एजेंट होते हैं, ओके, जो इनके लिए काम करते हैं। तो हम यूँ बोल सकते हैं सब एजेंट को एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर जो बैंक को सर्विस दे रहा है, और बैंक कहाँ पे, अर्बन एरिया में। अर्बन वर्ड क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि रूरल एरिया में बैंक होता है ना, तो बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस एग्जम्प्ट होती है हमेशा। क्या होती है, एग्जम्प्ट। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अर्बन लिखा, मुंबई वगैरह मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये मैं आपको एंट्री नंबर 39 एग्जाम्पशन आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम इसको, उस वक्त और इसका एनालिसिस करूँगा डिटेल में मैं। अभी इतना समझो, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है, आरसीएम लगेगा, और बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये आरसी में नहीं है। अब आगे आ जाओ, जबकि इसको भी आरसी में ले लेना चाहिए बट नहीं लिया अभी तक। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, ये जो है ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, वो फिर किस में आ जाएगा, यहाँ पे आरसी में। तो आरसी में ये वाली सर्विस दी जा रही है बेटा, आरसीएम के अंदर ये आ रहा है। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देता तो आरसीएम, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को देगा तो आरसीएम, और एजेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, ओके। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होता है बच्चा। तो ये दो चीज़ें याद रखना, बाकी इसका फर्दर डिटेल विद एग्जाम्पशन और एंट्री नंबर 39 पढ़ते वक्त हम देखेंगे, जिसमें ये चीज़ भी कवर करूँगा वापस से मैं, ओके। सिक्योरिटी सर्विसेज,
सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होता है बेटा? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल provided to a registered person. However, nothing contained in this entry shall apply to department or establishment of the central government or state government or union territory or local authority, governmental agency which has taken registration under GST only for deducting TDS, a registered person paying tax under composition scheme. इनको छोड़ करके बाकी अगर सिक्योरिटी की सर्विस कोई भी पर्सन देता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किसको देता है? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर आरसीएम लगता है। अब आ जाओ, इसका डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं ना। आ जाओ इधर बेटा, इसका आ जाओ इधर, इसका एनालिसिस करते हैं अपन। ये क्या बोलता है कि जो सप्लायर है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, सॉरी सप्लायर जो वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा यहाँ पर, ओके, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहाँ पे समझना, रिसिपिएंट कौन है? और रिसिपिएंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लो कोई इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लो कोई कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, बराबर है। कोई ये मान लीजिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो है जो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, रजिस्टर्ड ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है, बट रजिस्ट्रेशन किसके लिए लिया? खाली टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया इन्होंने। और उसके अलावा एक और ले लेते गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये लोग जो रजिस्टर्ड पर्सन है और ये इन्होंने अदर सप्लाई भी करते हैं, एंगेज्ड इन अदर सप्लाई ऑल्सो, अदर सप्लाईज। इसका मतलब इन्होंने सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ओके। उसके अलावा ठीक है, आ गया, अलग अलग तरह के सब कैरेक्टर आ गया। अब इधर देखना बेटा, आरसीएम कब लगता है? तो इनकी लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज क्या बोलती है? सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो हमारी ये पहली कंडीशन पूरी हुई, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विस कौन सी? सिक्योरिटी सर्विस। सर्विस कौन सी? सिक्योरिटी सर्विस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, बॉडी गार्ड वगैरह जो होते हैं ना, उस टाइप के, बराबर है। अब इधर देखना ध्यान से, सप्लायर कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। यूँ नहीं बोला कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए, बोला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन है, सॉरी रिसिपिएंट, नॉट सप्लाई, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पर आरसीएम लगेगा। ये इंडिविजुअल है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे भी आरसीएम लगेगा। सप्लायर सब में कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है यहाँ पर। ये इंडिविजुअल है, ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। किस में रजिस्टर्ड है बेटा? कंपोजिशन स्कीम है। अब इन्होंने क्या बोला, ये जो केस है ना, ये इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो है ना, इनमें आरसीएम नहीं आएगा। अगर ये लोग रिसिपिएंट है तो, ये लोग रिसिपिएंट है तो आरसीएम नहीं आएगा। उसमें लास्ट में क्या बोला? ए रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसका मतलब उसको सर्विस दे रहे हो तो आरसीएम नहीं आएगा, और आरसीएम नहीं आएगा तो क्या आएगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म।
तो यहाँ पर बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा, क्योंकि ये इस ऊपर वाले पॉइंट के एक्सेप्शन है, ए बी और एक ही है। इन पर आरसीएम ने इन पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा अगर रिसिपिएंट इनमें से कोई है तो। नेक्स्ट, अगर कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो क्या है रजिस्टर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो क्या है रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा, और रजिस्ट्रेशन क्यों लिया, ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए वो रजिस्टर्ड हुए, सिर्फ और सिर्फ, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इधर देखो, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसीज विच इज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट only for the purpose of deducting tax under section 51 of the said act, not for making taxable supply of goods or service। कोई अदर सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की बजाय एजेंसी लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, एजेंसी लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट में बॉडीगार्ड वगैरह की कहाँ जरूरत पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो डायरेक्टर के लिए पड़ती है, डिपार्टमेंट जो है टैक्स डिपार्टमेंट उनके लिए नहीं पड़ती है, बॉडी कॉर्पोरेट में तो पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह के लिए बॉडीगार्ड्स रखने पड़ते हैं कई बार। ओके, तो यहाँ पे एजेंसीज, एजेंसीज लिख देता हूँ। तो ये जो केस है आपके बेटा, ये आएगा आपके फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, इसमें आएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुए। लेकिन सेम नीचे मैंने लिखा है और लिखा वो अदर सप्लाई भी करते हैं, मतलब ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, अदर सप्लाई भी करते हैं साथ में, ये जो है ये आरसीएम में आएगा, ये आरसीएम में आएगा। तो ये पूरा एनालिसिस है। अगर क्वेश्चन ये बोल देता है कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऑलवेज रिमेंबर ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा, फिर रिसिपिएंट कोई भी हो ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की सर्विस, गाड़ियाँ वगैरह भाड़े पे देना। अब देखो ये कार है, ये सब कार मैं रेंट पे देता हूँ। अब किन किन को रेंट पे दे सकता हूँ, रिलायंस लिमिटेड को दे सकता हूँ, मिस्टर राम को दे सकता हूँ, मिस्टर राम रहीम एंड कंपनी, राम रहीम एंड कंपनी को दे सकता हूँ, बराबर है। तो ये जो है ना पार्टनरशिप फर्म हो गई, इंडिविजुअल हो गए, बॉडी कॉर्पोरेट हो गए, इन सबको गाड़ियाँ किराए पे चाहिए होती, मैं हायरिंग पे या रेंट पे इनको देता हूँ। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स के केस में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पे फोकस करना। इन्होंने बोला सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल्स डिजाइंड टू कैरी पैसेंजर, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला मोटर व्हीकल्स होना चाहिए, इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले को यहाँ पे कवर नहीं किया गया है। वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो देखो रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट, और सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी हो सप्लायर। साथ में कंडीशन और दे दी है, क्या, नॉट इशू एन इनवॉइस जिसमें जीएसटी चार्जिंग जीएसटी 12% हो, मतलब CGST 6%, SGST 6%, ये वाला इनवॉइस इशू नहीं करता हो। इसका मतलब या तो वो अनरजिस्टर्ड है और या फिर वो 5% वाली कैटेगरी में, क्योंकि इसमें भी टैक्सी में भी दो रेट चलती है, 5% और 12%, बराबर है। 5% में अगर टैक्सी वाले होते हैं तो फिर उस केस में उनको ITC नहीं मिलता है, और 12% में होता है तो ITC मिलता है। ये क्या बोल रहे हैं, 12% से अगर इनवॉइस इशू किया सप्लायर ने, जो टैक्सी हायरिंग पे दे रहे हैं, मान लो ये मेरी टैक्सी, मैं टैक्सी हायरिंग पे देता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 12% वाली टैक्स रेट रखूँ, बराबर, या 5% वाली टैक्स रेट में आऊँ। 5% वाली में आऊँगी तो मैं कोई भी अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा जो मेरे पास पड़ा है टैक्स पे करते वक्त। जब हम लायबिलिटी पे करते हैं टैक्स, जब मैं डिपार्टमेंट को पे करूंगा उस वक्त मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में, अगर मैं 12% वाली में हूँ तो मैं टैक्स का क्रेडिट ले सकता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मुझे पूरा क्रेडिट मिलेगा। जो भी GST मैंने पे किया इनवर्ड सप्लाई पर, उन सब का क्रेडिट मुझे मिलेगा, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ यहाँ पर। इसके लिए दो रेट चलती है, 5% और 12%, आपको जिसमें रहना हो उसमें रह सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं RCM कब लगेगा उसके बारे में। इधर आओ, सबसे पहली चीज़, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट। कंडीशन क्या होनी चाहिए,
इनवॉइस विद जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, ये नहीं होना चाहिए। इनवॉइस विद जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% नहीं होना चाहिए। ओके, जरा आओ इधर समझते हैं। मान लीजिए ये है मिस्टर ए, ये बी एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है। देखो, कंपनी लिखने का मतलब कोई भी चीज़ कंपनी नहीं होती है। कंपनी लिखने का मतलब कंपनी नहीं होता। कंपनी किसको बोला जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो किसको बोला जाता है? जहाँ पे लिमिटेड वर्ड वगैरह लगेंगे। ओके, ये यूँ फोकस कर लो दिमाग में। तो ये बोलते हैं ना कंपनी के डायरेक्टर वगैरह, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वो ए बी एंड कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो जाता, ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है। ओके, फॉर्म मिस्टर सी, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। और डी लिमिटेड, ये भी एक रजिस्टर्ड पर्सन। अब इधर देखना, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम लिख लेते हैं रिलायंस लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट। ये चारों के चारों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विस के लिए जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स होता है उसकी सर्विस देते हैं। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स किस पर्पस के लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए मिस्टर ए ने रिलायंस को सर्विस दी। ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट। ये जीएसटी चार्ज करते हैं 12% से। ए बी एंड कंपनी ने, ये सप्लाई, ये रिसिपिएंट, ये जीएसटी की कैटेगरी में आते हैं 5% से। ये चार्ज तो करेंगे नहीं, आरसीएम लगेगा तो चार्ज करेंगे नहीं, बट आते 5% की कैटेगरी में। मिस्टर सी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जीएसटी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ये तो जीएसटी बेचारा कहाँ से चार्ज करके पे करेगा, तो खुद ही अनरजिस्टर्ड है, तो 5% 12% का कोई लफड़ा ही नहीं है। डी प्राइवेट लिमिटेड, सप्लायर, रिसिपिएंट, और ये जीएसटी चार्ज करता है 5% से। अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए जो सर्विस दे रहा है उसमें इनवॉइस में वो 12% की रेट लगाएगा, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी सर्विस। जब मिस्टर ए रिलायंस लिमिटेड को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की सर्विस दे रहा है तब क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन ए बी एंड कंपनी जब देगी तो जीएसटी की रेट 5% है, मतलब 12% तो नहीं है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब मिस्टर सी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो रिलायंस लिमिटेड को सर्विस दे रहा है, तो क्वेश्चन ये कि मिस्टर सी जो है क्या वो 12% के रेट से टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है क्या? सोचो, नहीं, वो तो अनरजिस्टर्ड है ना, तो 12% के रेट का इनवॉइस इशू कर रहा नहीं, आरसीएम लगा दो। क्या बात कर रहे हो सर, ये 5% की थोड़ी कर रहा है। मैंने बोला ही कहा कि 5% की कैटेगरी वाली पे आरसीएम लगेगा। मैंने ये बोला जब भी 12% का इनवॉइस इशू नहीं होगा तो आरसीएम लगेगा। तो यहाँ पे 12% वाला इनवॉइस इशू हो रहा है? नहीं हो रहा है, आरसीएम। टैक्स पे करने की लायबिलिटी रिलायंस में होगी। यहाँ पर क्या होगा बेटा? जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% है तो नो, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा? सप्लायर जो है ना, सप्लायर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट। आरसीएम कब आता है? जब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो। यहाँ पर समझा? ये पूरा एनालिसिस है बेटा, ये फिर फ्लो चार्ट से समझाया यहाँ पर इसी चीज़ को, इसको फिर एग्जाम्पल से भी समझाया। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं लैंडिंग ऑफ सर्विसेज ना बेटा। अब ये जो है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ वाला, इसको मैं एक लेमन लैंग्वेज से समझाता हूँ आपको, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में काफ़ी लोगों को सही शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो एक लेमन लैंग्वेज से समझो। ये है, मान लीजिए ये मैं हूँ एमजी, ये है मिस्टर ए, और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास में 1000 शेयर्स हैं रिलायंस लिमिटेड के।
अब वो शेयर इनके क्लाइंट वगैरह के भी हो सकते हैं, इनके खुद के हो सकते हैं, ये कुछ इंटरमीडियरीज वगैरह होते हैं, बराबर है, जो पड़े रहते हैं। इनके क्लाइंट बोलते हैं आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देना, बेच देना, खरीद लेना, वो सब। तो क्या होता है, ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटर होते हैं ये सब लोग। मैं एक एमजी हूँ, मुझे आज लग रहा है कि रिलायंस के शेयर का भाव है 200 रुपीज़ और फ्यूचर में शेयर की वैल्यू गिरेगी, फ्यूचर में गिरेगी। तो मैंने क्या सोचा, एक ट्रांजैक्शन किया मिस्टर ए के साथ कि मिस्टर ए मेरे पास 1000 शेयर है रिलायंस के, आप लोगे क्या? मिस्टर ए को मैंने क्या बोला, मेरे पास 1000 शेयर है रिलायंस के, आप लोगे क्या? मिस्टर ने बोला कि किस भाव से? मैंने कहा भी 200 का भाव है, 200 के भाव से। मिस्टर ने बोला ओके, 1000 शेयर्स मतलब 2 लाख रुपीज़। बट एक्चुअल में मेरे पास कोई 1000 शेयर है ही नहीं। मैं गया मिस्टर बी के पास में, मिस्टर बी को मैंने बोला कि मिस्टर बी मुझे 1000 शेयर 2 मंथ्स के लिए लैंड पे चाहिए, लैंडिंग करोगे क्या आप? लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब उधार चाहिए। आफ्टर 2 मंथ्स में आपके 1000 शेयर वापस लौटा दूंगा आपको। तो मिस्टर बी ने बोला मेरा क्या फ़ायदा? मैंने कहा मैं आपको प्रीमियम दे दूंगा उसके बदले, प्रीमियम। मैंने कहा ₹5000 मैं आपको देता हूँ, आपके शेयर भी 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ्स आपके पास आ ही जाएंगे, जो भी वैल्यू रहेगी उस टाइम पे वो तो आपके पास में रहेंगे। 2 मंथ्स आपके पास पड़े पड़े क्या करेंगे? आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 5000 देता हूँ, और मैं तो उधार ले रहा हूँ, खरीद नहीं रहा हूँ उनको, उधार ले रहा हूँ। तो ये हो गया लेंडर, मैं हो गया बोरोवर। इन्होंने मुझे 1000 शेयर दिए लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स दिए, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज 1000 शेयर दिए। ओके, अब इधर देखना, मिस्टर ए ने मुझे 2 लाख रुपीज़ दिया, मैंने 1000 शेयर मिस्टर ए को दे दिए। अब आफ्टर 2 मंथ्स मार्केट में रेट चल रही है, मार्केट वैल्यू आफ्टर 2 मंथ्स 150 पर शेयर, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेशन था। मैंने उस वक्त शेयर मार्केट से खरीदे 1000 शेयर, $1,50,000 में, और वो शेयर फिर मैंने इनको वापस लौटा दिए 1000 शेयर। अब मैंने कितना कमा लिया? 2 लाख मुझे मिले, 1,50,000 मुझे पे करना पड़ा, जिसमें से 50,000 मैंने प्रॉफिट कमाया था शेयर को बेच करके, जिसमें से 5,000 मुझे प्रीमियम देना पड़ा। तब भी मैंने 45,000 कमा लिए, जबकि मेरे पास एक शेयर भी नहीं था। अब यहाँ पर ये जो पूरी कहानी है उसमें ये सब ऑथराइज मीडिएटर होते हैं बेटा, और ये जब सर्विस देते हैं किसको? एमजी को, जो बोरोवर्स को, बराबर बोरोवर्स को सर्विस दे रहे हैं। ओके, तो वो आरसी में टैक्सेबल होगी। तो ये जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम, उस प्रीमियम पे टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट पे करेगा बेटा। तो जरा आओ इधर, रिसिपिएंट बोरोवर, सप्लायर जो है वो कौन है? लेंडर। सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 स्कीम ऑफ सेबी एज अमेंडेड। लेंडर, ए पर्सन हु डिपॉजिट दिस सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब क्लाइंट वगैरह के नाम पर, ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद एन अप्रूव्ड इंटरमीडियरी for the purpose of the lending under the scheme of SEBI. Borrower, a person who borrow the security under the scheme through an approved intermediary of SEBI. RCA. ना, तो ये जो एंट्रीज हमने 16 तक की है, ये CGST एक्ट में भी RCA में और IGST एक्ट में भी RCA में। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST एक्ट में आएगी, और इंट्रा है तो CGST एक्ट में आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो कर लिया, मैंने आपको बोला 2 ऐसी एंट्री जो सिर्फ और सिर्फ IGST एक्ट में है। वो कौन सी? वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की 2 ऐसी सर्विस जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में कवर हो रही है। उनमें क्या क्या है जरा देखो इधर। पहला, लिस्ट ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, दिस सर्विस वेयर IGST इज पेबल बाय द रिसिपिएंट। ये वो सर्विसेज है जो सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी, वो सर्विसेज है जो सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होगी। ओके, अब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं
आईजीएसटी एक्ट में जो आरसीएम है, जो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी एक्ट में आता है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें दो केस आते हैं, जिसमें पहला केस है कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी। सप्लाई ऑफ जीएसटी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बेटा, ये उसको सर्विस करना, सर्विसेज। एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन इज लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये क्या बोल रहा है कि सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, बराबर है, और रिसिपिएंट जो है एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। मतलब अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट बोला इन्होंने। अब वर्डिंग्स पे आ जाओ जरा, क्या है समझो, ये क्या बोलना चाहते हैं। सप्लायर जो है ना वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है, रेसिपिएंट जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी का है, और यहां पर हम मान लेते हैं रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यहाँ पे जो सर्विस होगी वो होगी B2B, यहाँ पे जो होगी वो होगी B2C। B2B का मतलब होता है बेटा बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब बिजनेस टू अल्टीमेट कस्टमर, जो एंड यूजर होता है उसको। अब बेटा इधर देखना, ये जो B2B है, सप्लाई B2B, जहां पर रजिस्टर्ड पर्सन है, बराबर है, ये आपकी बोला गया आरसीए में टैक्सेबल होगी, और ये जो B2C है ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगी। जरा इनको समझते हैं, आओ बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स यूएसए की कंपनी है। अब ये क्या करती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे सर्विस कौन सी आती है, OIDAR वाली सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। तो ये यूएसए की कंपनी है, और ये मुझे कोई सर्विस दे रही है, इंपोर्ट सर्विस। ये मुझे क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, जो क्या हो गई, इंपोर्ट सर्विस। मैं कौन हूं, मैं मूवी देखता हूं, तो मैं एक नॉन टैक्सेबल पर्सन हूँ। कॉमन सेंस की बात है बेटा, मूवी देखने के लिए कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लूंगा नहीं मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। क्यों एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखा जाए तो मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मैं कहलाऊंगा B2C में। तो अब होगा क्या कि मैंने 1000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन लिया, मान लो नेटफ्लिक्स का 1000 रुपीज का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। उस 1000 रुपीज पे जो जीएसटी लगता है, वो भी मुझसे कौन कलेक्ट करेगा, नेटफ्लिक्स पे करेगा डिपार्टमेंट को। सर नेटफ्लिक्स कैसे पे करेगा, नेटफ्लिक्स तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो यूएसए में। बेटा उनका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होते हैं, उनका एक ऑफिस इंडिया में होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उनके बिहाफ पर टैक्स पे करेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट उनको अलाउ ही नहीं करेगी यहाँ पे सर्विस देने का इंडिया में। ओके, तो फिर किसमें आ जाएगा, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। सप्लायर कौन है, नेटफ्लिक्स, वो टैक्स पे करेगा। B2B क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज लेता हूँ। ये एक साइट है xyz.com। यहाँ पे काफी सारे स्टैटिस्टिक्स है जो मेरे बिजनेस के काम के हैं। मेरा बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मैं यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करता हूँ। ये जो xyz.com है, ये साइट जो है वो है यूएसए की, मान लेते हैं यूएसए की, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की। अब इनसे मैंने डेटा वगैरह एक्सेस किया, उसके लिए मैंने इनको 10,000 पे किया। उस 10,000 पे जो टैक्स बनेगा वो मैं खुद डिपार्टमेंट को पे करूंगा, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगा। तो आरसीएम। अब इधर देखो लैंग्वेज क्या बोलती है, लैंग्वेज बोलती है रिसिपिएंट अगर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट मतलब ये क्या है, यहां पर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन और रिसिपिएंट। अब लैंग्वेज को जरा समझो, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन क्यों, क्योंकि सारी सर्विस ऑनलाइन ही मिलती है इसमें। OIDAR वाली सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, और वो सब सर्विस क्या होती है, ऑनलाइन होती है। जैसे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना, ऑनलाइन डेटा एक्सेस करना, ऑनलाइन मूवीज देखना, आपके जो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वगैरह, ऑनलाइन गेम खेलना, वो सब इसमें कवर होता है। तो अब मैं नॉन टैक्सेबल पर्सन हूँ, क्योंकि मैं तो एंड यूजर हूँ, मैं तो आगे कोई सप्लाई सर्विस कुछ देता नहीं हूँ, तो मैं नॉन टैक्सेबल हूँ, और ऑनलाइन सब कुछ सर्विस मिल रही है, तो ऑनलाइन रिसिपिएंट। इधर लिखा गया अदर देन, नॉन टैक्सेबल, 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 अदर
ऑनलाइन रिसिपिएंट अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो कि भाई ये जो पर्सन है जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उसको हम नॉन टैक्सेबल नहीं बोल सकते। रजिस्टर्ड है तो जीएसटी तो लेता होगा, चार्ज भी करता होगा। ये टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट है, तो उसको या तो टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट लिख देते तो ज्यादा बेटर होता, बट एक्ट क्या बोलता, नहीं, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट लिखेंगे। अरे बात तो वो की वही है ना, टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट भी तो लिखा जा सकता था यहाँ पर। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो रिसिपिएंट अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट आरसीएम, रिसिपिएंट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट तो फॉरवर्ड चार्ज। यूं लिख सकते हैं हम B2C और ये B2B, B2C B2B। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी। सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स by a vessels from a place outside India up to the custom station of clearance in India. Supplier of services, a person located in non-taxable territory. Recipient of service, importer as defined in section 2 subsection 26। ध्यान से समझो ये क्या कहना चाहता है। बेटा इधर देखना, ये बेटा यहां पर ये वेसल्स है, ये है यूएसए, ये वेसल्स यूएसए का है, और ये वेसल्स इंडिया का है, जो यूएसए को गुड्स वगैरह छोड़ने गया। ये मैं हूं एमजी इंपोर्टर जो इंडिया में है। एमजी इंपोर्टर मैं कहां पर हूं, इंडिया में हूं बेटा, इंडिया में, बराबर है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, यूएसए से मैं कुछ गुड्स खरीदा मैंने और उसको इंडिया में लेकर के आ रहा हूं। मैंने सोचा कि यूएसए के इस वेसल्स के थ्रू इंडिया लेकर के आता हूं। इस वेसल्स का मालिक ये है मिस्टर जेड, और इस वेसल से गुड्स इंडिया में आ रहा है, इस वेसल्स के थ्रू गुड्स इंडिया में आ रहा है। तो ये फ्रेट लेंगे मुझसे, फ्रेट लिया मान लो 2 लाख रुपीज, फ्रेट कितना लिया, ₹2 लाख। ओके, अब ₹2 लाख का फ्रेट मिल गया इनको, ₹2 लाख का। अब यहां पर दिक्कत कहां आती है, 2 लाख का फ्रेट तो मिल गया, टैक्स कैसे लगेगा? तो बोले टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, लायबिलिटी होगी इंपोर्टर की। अब यहाँ पे ये सप्लायर है बेटा, ये रिसिपिएंट है, कौन, इंपोर्टर। टैक्स कौन पे करेगा, इंपोर्टर। अब कब पे करेगा, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज क्या बोलती है, अगर सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है तो ये जो है ना, ये यूएसए का है, तो ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है इसकी लोकेशन, तो यहाँ पे आरसीएम आएगा। अगर इस इंडिया वाले वेसल से लेकर के आते और फ्रेट पे करते तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता, क्योंकि इसकी लोकेशन इंडिया है, खाली वो वहां पर गुड्स छोड़ने गया या वहां से गुड्स लेने गया, लोडिंग अनलोडिंग के लिए गया यूएसए, बट इसकी लोकेशन का है, इंडिया है, ये इंडिया के किसी ओनर का है। ओके, तो इधर देखो, इसका ओनर इंडिया में कहीं है। सप्लायर कौन, ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब यूएसए का वेसल्स। रिसिपिएंट कौन, इंपोर्टर। और सर्विस कौन सी होगी, सर्विस सप्लाइड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल्स, एयरक्राफ्ट में बाय वेसल्स, कहां से, फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया। ओके, कोई डाउट? ये उसका डायग्राम है,
यूएस।